अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लिम्फोसाइट्स का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम लिम्फोसाइट्स के बारे में बयान करें। तो सबसे पहले इसके हवाले से जिक्र करें तो लिखा हुआ है द लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ WBC विच ओरिजिनेट फ्रॉम द लिम्फोइड स्टेम सेल सीरीज। तो लिम्फोसाइट WBC की किस्म होती है और ये लिम्फोइड स्टेम सेल में से जो है अराइज होते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 20 to 40% ऑफ द सर्कुलेटिंग WBC। जो टोटल WBC हैं जिसके अंदर मोनोसाइट्स भी आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, इसिनोफिल्स भी आते हैं, बेसोफिल्स भी आते हैं। उन तमाम WBC के अंदर इनका जो हिस्सा है, जो लिम्फोसाइट्स जो आ जाते हैं, वो 20 to 40% आ जाते हैं एंड प्ले क्रूशियल रोल इन द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। और जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास लिम्फोसाइट्स, इनका एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर ज़्यादा बेहतर किरदार है। जहन में ये रखिएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल में से फिर लिम्फोब्लास्ट बनेगा, फिर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल बन रहे हैं। ये नेचुरल किलर सेल दरअसल एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो होते हैं ये इनिएट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाते हैं। बाकी रहे ये जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये दरअसल एडाप्टिव इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो इनके हवाले से लिखा हुआ है दे आर फाउंड इन द ब्लड एज वेल एज टिश्यूज़। ब्लड में भी मौजूद होंगे, टिश्यूज़ में भी मौजूद होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, टी सेल एंड बी सेल। जो अहम इसमें हैं वो टी सेल और बी सेल भी है, नेचुरल किलर सेल भी मौजूद होते हैं। अब टी सेल और बी सेल के बारे में बात करते लिखा हुआ है बोथ आर एंटीजन स्पेसिफिक एंड हैव स्पेशल रिसेप्टर्स कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर्स एंड बी सेल रिसेप्टर्स। ये दोनों जो हैं बी सेल और टी सेल, ये खास एंटीजन के खिलाफ असर करते हैं, यानी ये एंटीजन स्पेसिफिक है। और उसके अलावा जो है इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि लिखा हुआ TCR रिसेप्टर और BCR रिसेप्टर। जैसे कि आप यहाँ पर भी बी सेल के रिसेप्टर को और टी सेल के रिसेप्टर्स को देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर भी। मज़ीद बात करें तो लिखा हुआ द एवरेज लाइफ स्पेन इज़ अबाउट अ वीक टू फ्यू मंथ बट अ फ्यू में लिव 5 years। जो एवरेज लाइफ टाइम है इनका वो कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक का हो सकता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि सालों तक जिंदा रह सकते हैं। द लॉन्ग लिव्ड लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली दोज विच कन्फर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी फॉर पर्टिकुलर इन्फेक्शियस पैथोजेंस। वो लिम्फोसाइट जो कि सालों तक जिंदा रह रहे हैं, वो दरअसल ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं जो कि मेमोरी सेल्स हैं। और इनके बारे में हम जिक्र करेंगे कौन से मेमोरी सेल्स हैं और मेमोरी सेल्स का काम क्या है। तो थोड़ा सा बयान करते हैं। तो मेमोरी सेल्स का काम ये होता है कि वो किसी पर्टिकुलर जो इन्फेक्शियस पैथोजन होगा, कोई पर्टिकुलर अगर हमारे पास जरासीम है जो बीमारी काज करे, तो उसकी मेमोरी रख लेंगे ताकि फ्यूचर में भी अगर वो कभी हमारी ज़िंदगी में दोबारा से हमारे अंदर दाखिल हो तो उसके खिलाफ अटैक हो सके। अब हम जिक्र करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के हवाले से। तो लिखा हुआ है दे आर फार्म्ड इन द बोन मेरो एंड देन माइग्रेट टू थाइमस टू अटेन मैच्योरिटी। लिम्फोसाइट्स जो हैं दोनों ही, चाहे वो बी सेल्स हो या टी सेल्स हो, दोनों ही बोन मेरो में बनते हैं। लेकिन जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मेरो में बनते हैं लेकिन इमेच्योर सूरत में बनते हैं और फिर वो थाइमस में चले जाते हैं। जहाँ वो थाइमस में पहुँचेंगे तो वहाँ वो मैच्योर यानी कि बड़े सेल हो जाते हैं। और क्योंकि ये थाइमस में मैच्योर हो रहे हैं इसीलिए इनको जो है टी सेल कहा जाता है। और उसके बाद फिर ये ब्लड में चले जाते हैं। तो लिखा हुआ फॉर दिस रीजन दे आर नेम्ड एज टी सेल्स, टी स्टैंड फॉर थाइमस, इसीलिए इनको टी सेल्स कहा गया और टी जो है यहाँ पर वो थाइमस को जाहिर कर रहा है। A naive T cell inactive in order to become an effector T cell require interaction with antigen presenting cell। अब यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि एक जो सेल है हमारे पास जिसे लिखा हुआ है नेव टी सेल। नेव टी सेल का मतलब होता है इनएक्टिव सेल। अब इस इनएक्टिव सेल को एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे जो है इंटरेक्शन करनी पड़ेगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ में। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये एक हमारे पास मैक्रोफेज है और दूसरा ये हमारे पास हेल्पर टी सेल है, ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है। अब इसको क्योंकि जो है इसको एक्टिव होना है तो एक्टिव होने के लिए उससे जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग के सेल के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। ये हमारे पास मैक्रोफेज है जो कि हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर है। ये पेप्टाइड एंटीजन लेकर आ रहा है, तो इसके आने के बाद ये सेल जो होगा टी हेल्पर सेल, ये एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिवेशन के लिए इनको दरअसल रिक्वायर होते हैं एक्टीजीन्स। उसके अलावा लिखा हुआ है दे रिक्वायर इसेंशली 3 सिग्नल्स TCR, BCR एंड साइटोकाइन्स। इन्हें 3 सिग्नल्स चाहिए, इन्हें साइटोकाइन्स चाहिए। साइटोकाइन्स प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा ये सिग्नल्स कहाँ से पहुँचेंगे, इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि टी सेल रिसेप्टर्स, या दूसरे हमारे पास बी सेल्स हैं तो उनके पास भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो इनको सिग्नल्स चाहिए होते हैं जो कि ये रिसेप्टर्स में से महसूस करेंगे।
आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड सेल सरफेस मार्कर्स टी सेल डिफरेंशिएट इनटू 4 मेन टाइप्स। इनके काम के हिसाब से अगर बात करें टी सेल्स का काम जो है, या टी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो मार्कर्स मौजूद हैं, सेल सरफेस मार्कर जिनको कह रहे हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो उनके अलग अलग होने की वजह से इनकी 4 किस्में बनती है। तो लिखा हुआ है टी सेल डिफरेंशिएट इनटू 4 मेन टाइप्स, टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी मेमोरी सेल्स एंड टी सप्रेसर और रेगुलेटरी सेल्स। तो इन 4 किस्मों का यहाँ पर जिक्र है, इन्हीं को हम लोग बयान करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, या जिनको टी सेल्स कहा गया है। अब इनके हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है द टी सेल्स हैविंग CD8 मार्कर्स को रिसेप्टर्स आर टर्म्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये जो सेल्स हैं टी सेल्स जिनके पास CD8 मार्कर्स मौजूद हैं, इन्हें साइटोटॉक्सिक सेल्स कहा जा रहा है। दे आर प्रोग्राम टू किल द टारगेट सेल्स एपोटोसिस दैट बियर स्पेसिफिक एंटीजन। इनका काम होता है कि ये टारगेटेड सेल को ख़त्म करेंगे। टारगेटेड सेल को जिस प्रोसेस से ख़त्म करेंगे उस प्रोसेस का नाम होता है एपोटोसिस। और उसके अलावा इन्हें पता कैसे चलेगा, टारगेटेड सेल के ऊपर कुछ एंटीजन्स मौजूद होंगे जिससे ये पहचान लेंगे। फॉर दिस रीज़न दे आर टर्म्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल्स, क्योंकि ये सेल को मार रहे हैं एपोटोसिस के ज़रिए से। और इनमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं जो सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि ये सेल्स को मार रहे हैं अपने टॉक्सिन्स की वजह से, इसीलिए इनको साइटोटॉक्सिक सेल्स कहा जाता है। मज़ीद लिखा हुआ है देयर स्पेसिफिक टारगेट्स आर वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, बैक्टीरिया एंड ट्यूमर सेल्स। इनके जो टारगेट होते हैं जिन सेल पर ये हमला करेंगे वो वायरली इफेक्टेड सेल्स हैं, यानी जिन पर वायरस आ चुका है, बैक्टीरिया आ चुका है, या जो कैंसर वाले एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको ख़त्म करने का इनका काम होगा। तो इनके काम के हवाले से हम पहले ही बयान कर चुके हैं। मज़ीद हम बात करते हैं TH सेल्स के हवाले से, यानी कि हेल्पर टी सेल्स के हवाले से। तो लिखा हुआ एज द नेम सजेस्ट दी सेल्स अपॉन एक्टिवेशन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स are involved in signaling by releasing various cytokines and thus ultimately activating B cells, cytotoxic cells and other macrophages to destroy the specific antigen carrying pathogen। इनका काम ये है कि जब ये खुद एक्टिवेट होंगे, इनको एक्टिवेट करने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चाहिए। तो एक्टिवेट होने के बाद ये कई सारे केमिकल्स को निकालेंगे जिनको साइटोकाइंस कहा जाएगा। और इनके निकलने वाले साइटोकाइंस बाकी के सेल्स को, यानी साइटोटॉक्सिक सेल हो गया, बी सेल हो गया, या जो मैक्रोफेजेस हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। तो पहले ये एक्टिवेट होंगे, फिर ये साइटोकाइंस निकालेंगे और फिर दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, और फिर दूसरे सेल्स जा कर के जो पैथोजिन होगा उसको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो लिखा हुआ है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर, एडाप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर इनका काम होता है। द हेल्पर टी सेल्स बियर CD4 टाइप को रिसेप्टर सेल सरफेस मार्कर ऑन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल सरफेस मार्कर मौजूद है वो CD4 रिसेप्टर मौजूद होता है। Upon activation of T cell, it further differentiate into subtype which release different cytokines like interleukin, interferons, etc. तो ये जब से एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये इनकी अलग अलग किस्में भी होती हैं, वो अलग अलग तरह के साइटोकाइंस को रिलीज़ करती हैं, जैसे इंटरल्यूकिन है, उसके अलावा इंटरफिरोन है। तो इनका फिर काम होगा, लिखा हुआ है एक्टिवेशन सिग्नल्स टू अदर WBC। और ये जो इनके केमिकल्स निकलेंगे वो अलग अलग जो सेल्स होंगे उनको एक्टिवेट करने का काम करेंगे ताकि वो असर दिखा सकें। तो दरअसल हेल्पर टी सेल खुद से किसी सेल को किल नहीं करते, बल्कि ये पहचान करके उसके बाद जो है दूसरे सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। जैसे यहाँ इस तस्वीर में ये जो सेल दिखाया हुआ है वो दरअसल हमारे पास हेल्पर टी सेल दिखाया हुआ है। और हेल्पर टी सेल जो है पहले इसके बाद मैक्रोफेज एंटीजन लेकर आया, उसके बाद ये एक्टिव है। अब हम दूसरे सेल का जिक्र करें जिसका नाम लिखा हुआ है टी सप्रेसर और रेगुलेटरी सेल। तो पहले हम इनके नाम का जिक्र करें तो रेगुलेटरी सेल्स हैं, यानी ये रेगुलेट कंट्रोल करते हैं बाकी टी सेल्स के काम को। या इनके नाम के सामने सप्रेसर लिखा हुआ है, यानी कि ये रोक लेते हैं। तो लिखा हुआ है टी सप्रेसर सेल्स प्ले वाइटल रोल टू सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ द एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक हेल्पर टी सेल्स एंड बी सेल्स आफ्टर दे गेट रिड ऑफ द स्पेसिफिक एंटीजन बियरिंग पैथोजन। तो लिखा हुआ है कि ये साइटोटॉक्सिक सेल्स हो गए, या हेल्पर टी सेल्स हो गए, या बी सेल्स हो गए, उनके काम को रोक देंगे। और उनके काम को कब रोकेंगे? अगर उन्होंने जरासीम को ही नहीं मारा और उससे पहले रोक दिया तो खतरा है। तो जब जरासीम मर चुका होगा तो फिर ये उसके काम को रोक देंगी। अगर वो उन सेल्स को काम करने से नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? लिखा हुआ अदरवाइज दे मे हार्म देयर ओन नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो वो बॉडी की नॉर्मल सेल्स को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लिखा हुआ है द सप्रेसर टी सेल्स हैव CD4 CD एंड टी सेल रिसेप्टर्स ऑन देयर सेल सरफेस। तो इनके सरफेस के ऊपर जो है CD4 CD और टी सेल रिसेप्टर्स ये मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास है टी मेमोरी सेल्स या TM सेल जिनको कह रहे हैं।
अगर हम टी मेमोरी सेल्स की बात करें तो लिखा हुआ अ ग्रुप ऑफ टी सेल्स दैट आर एंटीजन स्पेसिफिक एंड कैपेबल टू सर्वाइव फॉर ईयर्स इवन आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आया और वो चला भी जा चुका है तो उसके सालों बाद तक भी ये सेल जो है ज़िंदा रह सकते हैं। और उसके अलावा ये एंटीजन स्पेसिफिक है, यानी कि अगर ये पहले किसी एंटीजन को ख़त्म करने के लिए बने थे तो आइंदा भी उसी एंटीजन के खिलाफ ये लड़ेंगे। तो लिखा हुआ एज सून एज दे आर री एक्सपोज टू सेम एंटीजन बियरिंग ऑर्गेनिज्म द टी मेमोरी सेल्स रैपिडली प्रोलिफरेट एंड बिकम इफेक्टर टी सेल्स। तो जब इनका सामना दोबारा से उसी एंटीजन वाले पैथोजन के साथ होगा तो ये डिफ्रेंशिएट होंगे और इफेक्टर टी सेल बन जाएंगे। इन दिस वे दे प्ले एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द री इन्फेक्शन। तो इसी तरह से ये इन्फेक्शन को दोबारा होने से कंट्रोल कर लेते हैं। तो आगे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन इज ग्रेटली बेनिफिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ टी मेमोरी सेल्स। तो ये जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये दरअसल वैक्सीन के अंदर मौजूद होते हैं, तो इस वजह से जो है हमारे अंदर ये पैथोजेंस जो हैं आने से ही इनका पता चल जाता है और उनके खिलाफ जो है असर होना शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बी लिम्फोसाइट्स का जिक्र करते हैं। तो इनके हवाले से लिखा हुआ है दीज आर फार्म्ड एंड मैच्योर इन द बोन मेरो। ये बोन मेरो में बनते हैं और बोन मेरो में ही बड़े हो जाते हैं। दे कन्फर अपॉन अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट द एंटीबॉडीज फॉर आवर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अगर हम कहें कि हमारे ऊपर इनका क्या काम है तो हमारे लिए इनका बहुत ही बड़ा काम है, वो ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ताकि ये स्पेसिफिकली सेल्स को टारगेट कर सके। मज़ीद लिखा हुआ है बी सेल्स एक्टिवेशन इनटू इफेक्टर सेल्स कॉल्ड प्लाज्मा सेल अकर्स आइदर टी सेल डिपेंडेंट मैकेनिज्म और थ्रू टी सेल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। तो जो बी सेल हैं जब वो एंटीबॉडीज़ वाले सेल बनते हैं तभी काम करते हैं, तो हम उनको इफेक्टर सेल कहते हैं। तो उन इफेक्टर सेल्स को खास नाम दिया जाता है प्लाज्मा सेल। तो ये जो प्लाज्मा सेल है ये कैसे जो है इफेक्टर बनते हैं, तो दो तरह के मैकेनिज्म हैं जो इनको इफेक्टर बनाते हैं, जो इनको काम करने वाला बनाता है इन प्लाज्मा सेल्स को। वो कौन सा है? या तो वो टी सेल पर डिपेंड करेंगे या फिर वो अपने काम के लिए टी सेल पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि वो टी सेल पर किस तरह से बी सेल डिपेंड करते हैं। तो इसके बाद लिखा हुआ है द फार्मर अकर्स व्हेन एन एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल डिस्प्ले पेप्टाइड एंटीजन अलॉन्ग विद इट्स मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। तो जो हमारे पास हेल्पर टी सेल्स हैं वो एक पेप्टाइड एंटीजन को दिखाएंगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के साथ में। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे पास हेल्पर टी सेल मौजूद है और मैक्रोफेज इसके साथ आ चुका है जो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 है और इसके पास पेप्टाइड एंटीजन मौजूद है। तो उसके बाद जो है दूसरा मामला क्या होगा, लिखा हुआ है दस एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल रिलीज द अलर्ट सिग्नल्स टू नेव बी सेल्स विच देन ग्रो इन साइज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग एंटीबॉडीज एक्टिवली। तो जब जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि एंटीजन आ चुका है तो फिर वो सिग्नल्स रिलीज़ करेंगे और फिर उन सिग्नल्स को जो है बी सेल हासिल करने के बाद वो ग्रो करेंगे और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो लिखा हुआ है सच एंटीबॉडी सीक्रेटिंग बी सेल्स आर टर्म्ड एज प्लाज्मा सेल्स। और क्योंकि अब ये इफेक्टर बन चुके काम कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स कहा जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है सम ऑफ द बी सेल्स मीनवाइल टर्न इनटू बी मेमोरी सेल्स। कुछ इनमें से सेल्स होते हैं जो कि बी मेमोरी सेल बनते हैं। द लेटर रिकॉर्ड ऑल द डेटा ऑफ द एंटीजन फॉर कंट्रोलिंग फ्यूचर इन्फेक्शन। बी मेमोरी सेल्स का काम ये होगा कि फ्यूचर में होने वाला जो इन्फेक्शन है उसके लिए जो है ये सारी चीज़ रिकॉर्ड कर देगा। माना पहले अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बी मेमोरी सेल्स के पास होगी ताकि फ्यूचर के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। दे डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फॉर द इम्यूनाइजेशन इज कंसर्न्ड। तो क्योंकि ये बी मेमोरी सेल्स एक लंबे टाइम तक रहते हैं तो फ्यूचर की इम्यूनिटी को जो है बेहतर करने में ये किरदार अपना अदा कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये आप इनका पूरा जो है देख सकते हैं कि बोन मेरो में एक सेल बना मिसाल के तौर पर, फिर वो सेल टी सेल में भी बना और उसके अलावा बी सेल में से भी। अब बी सेल को अगर हम देखेंगे तो इसमें से दो तरह के सेल बने हैं, एक प्लाज्मा सेल्स और दूसरे बी मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल जिनके पास एंटीबॉडीज़ होंगी और बी सेल जो कि फ्यूचर को देखेगा कि फ्यूचर के इन्फेक्शन रोकी जा सकें। फिर उसके बाद टी सेल्स को देखें तो इसमें से 4 तरह के सेल बन रहे हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल्स। तो इनके बारे में, इनके काम को भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।